हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वांटम की करा था रेडियल वेव फंक्शन। उससे हम लोग निकाला था n और l की वैल्यू। n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी के दो पार्ट, दैट इज़ एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं और l की वैल्यू निकाल सकते हैं। m इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, l इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। और नेक्स्ट है रेडियल नोट्स, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट। इस पार्ट से जब भी क्वेश्चन आता है रेडियल नोट्स आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं आज की क्लास में, जो कि हम करेंगे रेडियल नोट्स की और फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आज देखो, जो हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन होता है, मैंने पहले से ही बताया है कि उसके दो मेन पार्ट होते हैं, रेडियल पार्ट और एक होता है एंगुलर पार्ट। जो इसका रेडियल पार्ट होता है ना, वो हमें देता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। और जो ये हमारा एंगुलर पार्ट होता है, ये इसको देता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। अभी हम लोगों ने आज सबसे पहले हम लोग करेंगे रेडियल नोट्स, कि रेडियल नोट्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, हमारे को पता है कि कोई भी वेव जो होती है, हाइड्रोजन, हम हमेशा अभी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ही पढ़ रहे हैं, उसका वेव जैसा नेचर ही है, ठीक है। उसी के हम रेडियल पार्ट से हम क्या निकालने जा रहे हैं, रेडियल नोट्स, ठीक है। जैसे कोई भी वेव है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट, एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट, एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट और एक हमारा होता है डिस्ट्रक्टिव पार्ट, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ इसमें कितने नोड्स हैं, तो यू विल से 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये यहाँ पे रुक गई है, दो नोड्स आप बोलोगे, नोड्स इज इक्वल टू 3। अब मुझसे किसी ने पूछा कि मैम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या नोड्स नहीं है? नो, दिस इज़ नॉट कॉल्ड नोड्स, दीज आर कॉल्ड बाउंड्रीज। इनको हम क्या बोल देते हैं, बाउंड्रीज। यहाँ से वेव या तो जनरेट हुई या तो ख़त्म हुई, फिनिश आउट हुई, ठीक है। यहाँ से इनिशिएट हुई, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा यहाँ पे साई था, ठीक है, ये मेरा एक्स डिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, ये था 0 पॉइंट और ख़त्म हुई होगी, क्योंकि वेव तो बहुत लंबी होती है, वो होता है हमारा इन्फिनिटी। और अगर मान लें ये वेव फंक्शन हमारा कौन सा है, रेडियल वेव फंक्शन है। कौन सा वेव फंक्शन है, रेडियल का वेव फंक्शन है। तो अगर रेडियल का वेव फंक्शन है तो देखो एक और चीज़ लिखनी है, जो हमारा इसके देखो दो पार्ट है, r, थीटा एंड फाई। जो मतलब हाइड्रोजन होता है उसके तीन पार्ट हो गए, r, थीटा एंड फाई। जो r होता है वो उसकी जो लिमिट्स होती हैं वो होती है 0 टू इन्फिनिटी। मतलब जब रेडियल वेव फंक्शन होगा वो इनिशिएट करेगा 0 से और कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। जो थीटा है उसकी लिमिट्स होती हैं 0 टू पाई, और जो फाई होता है उसकी लिमिट्स होती हैं 0 टू 2 पाई। तो अगर मैं मान रही हूँ दिस इज़ अ रेडियल वेव फंक्शन, तो इस जो ये जनरेट होगा वो कहाँ से जनरेट होगा, 0 से, और एंड कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी में। इनको हम बोल देंगे बाउंड्रीज। क्या बोल देंगे हम इनको, बाउंड्रीज। तो दीज आर नॉट नोड्स। यहाँ से हमारी वेव जनरेट हुई है और फिनिश्ड हुई है। तो हमारी टोटल नोड्स कितने हो गए, 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं आपको बोलूं कि डिफाइन रेडियल नोड्स, मुझे डिफाइन करके दो कि क्योंकि अब ये रेडियल वेव फंक्शन है तो इस नोड को हम लोग क्या कह देंगे, रेडियल नोड्स। क्या कह देंगे इसको हम, रेडियल नोड्स। इसको हम बोल देंगे रेडियल नोड्स। तो अगर मुझे इस पॉइंट को डिफाइन करना है तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट वेयर द रेडियल वेव फंक्शन बिकम्स 0, a point where the radial wave function becomes 0 except at boundaries। एक तो ये डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड, a point where the radial wave function has changes the direction। पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव होगी, पहले कंस्ट्रक्टिव थी अब क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड, हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो हम लोग अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते ही हैं कि नोड इज़ अ पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ 0। तो ये तीन मेन डेफिनेशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यही वाली, रेडियल नोड्स की, द पॉइंट वेयर रेडियल वेव फंक्शन बिकम्स 0
एक्सेप्ट एट द बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कौन कौन सी है, क्योंकि इसकी लिमिट होती है 0 to इन्फिनिटी, तो इसकी बाउंड्रीज हो गई 0 to इन्फिनिटी। इनको हम नोड्स नहीं कहेंगे। एक पॉइंट जहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन आया और पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, फिर जनरेट हुआ, उसको हम क्या कह देंगे, हमारा रेडियल नोड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब कोई भी हमारे को फॉर एग्जांपल वेव फंक्शन दे रखा है, जैसे ये वेव फंक्शंस हमारे को दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें इस वेव फंक्शन से फाइंड आउट करना है कि हमारी रेडियल नोड्स कितनी होंगी। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने बोला है कि रेडियल नोड्स को क्या बोला, द पॉइंट वेयर द रेडियल वेव फंक्शन बिकम 0। तो हम रेडियल नोड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे वेव फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि हमें नोड निकालनी है। तो हम पूरे रेडियल वेव फंक्शन को किसके इक्वल कर देंगे, 0 को कर देंगे, और जिन जिन के साथ r वाला पार्ट है उसको 0 पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ये अभी मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, इससे पहले 3 मेन फॉर्मूले हैं। ठीक है, राइट डाउन द फॉर्मूलाज जो हम अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे। अगर फॉर एग्जांपल ये तो मेरे को वेव फंक्शन दे रखा है, मान लो हमें कोई ऑर्बिटल दे रखी है, जैसे 3D ऑर्बिटल दे रखी है, सिंपल से दे दिया कि 3D ऑर्बिटल है, मुझे बताओ रेडियल नोड्स क्या होंगी, एंगुलर नोड्स क्या होंगी, क्योंकि देखो एंगुलर पार्ट है तो एंगुलर नोड्स भी होंगी, रेडियल नोड्स क्या होंगी, एंगुलर नोड्स होंगी, और टोटल नोड्स कितनी होंगी इन दोनों को मिला के। तो इसका फॉर्मूला, जैसे हमें ये ऑर्बिटल दे रखी है, हमें वेव फंक्शन नहीं दे रखा, तो वो क्या फॉर्मूला होगा, रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस n माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। एंगुलर नोड्स किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू n, मतलब l की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से l की जो वैल्यू आएगी वो मेरी एंगुलर नोड्स होगी, और टोटल नोड्स हमारा क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, n माइनस l माइनस 1 प्लस l, ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस 1, जो कि हम यूज़ करते हैं पेरिसाइक्लिक में, हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जनरली हम टोटल नोड्स निकालते हैं, पर क्वेश्चन ये आता है कि रेडियल नोड्स कितनी है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे n माइनस l माइनस 1। ठीक है, अगर हमें सीधी ऑर्बिटल दे रखी, जो कि नहीं आता है IIT जैम में, या जैसे कि हमारे PhD के कोई एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो, MSc के एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, पर नेट और गेट में तो बहुत रेयर है कि सीधा डायरेक्टली आपसे पूछेंगे, वो सीधा वेव फंक्शन देंगे, वहाँ से वो आपको फाइंड आउट करवा सकते हैं, पर यहाँ से बहुत मुश्किल है। फिर अगर हम मान लो एग्जाम के लिए किसी के लिए बैठे तो क्या निकालेंगे, उसको हम 3D हमको दे रखा है, यहाँ से हमें पता है ये हमारे को क्या देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n इज इक्वल टू 3, और d से हमारे को क्या मिलती है, l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना, और d के लिए मैंने अभी लास्ट क्लास में करवाया है 0 1 2, तो l इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब हमारी रेडियल नोड्स निकालनी है, तो r इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे को रेडियल नोड्स निकाली ना ये, तो 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 0। मतलब 3D के अंदर कोई भी हमारी रेडियल नोड नहीं है, 3D ऑर्बिटल में हमारी कोई भी नहीं है। देखो 3 हो गया, 0 हमारा s के लिए होता है, l की वैल्यू 0, p के लिए 1, और d के लिए क्या होती है 2। ठीक है, तो 2 रखा और ये हो गया हमारा 0। तो ये तो हो गया सिंपल वन। अब हम लोग करते हैं कि हमारा अगर रेडियल वेव फंक्शन दे रखा है तो मैं कैसे रेडियल नोड को निकालूंगी। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला सब पार्ट नोट कर लिया होगा। अब हम लोग करते हैं, और उसकी बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है और बहुत सिंपल है, आप समझोगे उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, हमें r वाले पार्ट को 0 पुट करना है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, r n l, मुझे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है फॉर एग्जांपल, और 2 पाई a0 3/2, और हमको रेडियल नोड निकालनी है e रेज़ टू पावर r बाई a0। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ लिखो यहाँ पे ऐसे मार्क करके, e की पावर अगर इन्फिनिटी होता है, मतलब e की पावर अगर इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी होता है, e की पावर अगर 0, वैसे भी किसी की पावर 0 होगा तो 1 होता है। ठीक है, और e की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी होता है तो वो होता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स वालों को तो ये आता ही होगा। फॉर द बायो स्टूडेंट्स ये आप अच्छे से लिखेंगे कि e की पावर इन्फिनिटी होता है तो क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, रेडियल नोड इज़ अ पार्ट वेयर द रेडियल वेव फंक्शन बिकम 0।
तो इस पूरे वेव फंक्शन को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब मैंने कहा था ऑब्वियसली रेडियल पार्ट है, r वेरी कर रहा है, तो जिस भी पार्ट के साथ r होगा वही वेरी करेगा, दूसरा तो कांस्टेंट ही होगा। तो ये वाला पार्ट वैसे भी कांस्टेंट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को तो हमें लेना नहीं, हमें लेना है मेन इस पार्ट को जिसके साथ हमारा r वाला पार्ट है। तो e रेज टू पावर r बाई ए नॉट इज इक्वल टू 0। अब मैं r की क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरा पूरा रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाए। तो r की e की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस है। तो मतलब मैं r की वैल्यू क्या पुट करूँ, इन्फिनिटी। तो करो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बाय में ए नॉट। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो दिस पार्ट बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब ये मेरी एक, अगर मैं r की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो मुझे एक नोड मिलेगा। तो क्या आप इस बात से मुझे एग्री करोगे कि r की वैल्यू मैं इन्फिनिटी पुट करूँ, मतलब r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो मुझे एक नोड मिलेगा। मतलब जब मैंने वेव फंक्शन बनाया तो जब r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब मुझे एक नोड मिलेगा, अदरवाइज नोड नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ तक करेक्ट है, बट दिस इज़ नॉट अ नोड। मतलब ये हमारा आ गया इक्वल के बराबर, पर ये हमारा नोड नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ बाउंड्री कंडीशन। ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर r की वैल्यू 0 या r की वैल्यू इन्फिनिटी हम लोग पुट करें और रेडियल वेव फंक्शन 0 आ जाए तो वो मेरी नोड नहीं होगी। उसके अलावा जो भी आएगा वो हम नोड में काउंट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा कि दिस वेव फंक्शन हैज़ नो रेडियल नोड। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि एक ही, अब ये तो कांस्टेंट ही था और ये वाला पार्ट था और ये वाले पार्ट को 0 पुट किया तो r की वैल्यू इन्फिनिटी हमने पुट की और 0 और इन्फिनिटी बाउंड्री कंडीशन होती है, तो नो रेडियल नोड। अब इस बात को आप फिर से और अच्छे से समझेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि रेडियल नोड कैसे निकालनी है। इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन CSIR नेट, गेट, टिफर, पार्क में आते हैं वो वाले क्वेश्चंस। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये है हमारा इज इक्वल टू 1/2a0। इसके साथ तो r है ही नहीं, तो ये मेरा क्या पार्ट हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा। 2 माइनस r बाय में a0। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना है ना। तो अगर ये समझ लिया फिर सारा हो जाएगा। ये मुझे कोई रेडियल वेव फंक्शन दे रखा है NL, हमें क्या करना है, रेडियल नोड पूछी हुई है। क्या करूँगी, इस पूरे पार्ट को मैं 0 पुट कर दूँगी। ठीक है, ये तो मेरा कांस्टेंट पार्ट है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अब इन दोनों को एक मार्क करेंगे बीच में। ठीक है, इधर लिख लेंगे क्योंकि इस पे भी r है और उसके पास भी r है। एक बार इस पार्ट को 0 पुट करेंगे और एक बार इस वाले पार्ट को 0 पुट करेंगे और देखेंगे r की क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। e रेज टू पावर माइनस r बाय a0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाला है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू, इस पार्ट को मैं वहाँ ले गई, r बाय a0। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, r। मतलब r को a0 आप पुट करोगे तो पूरा आपका रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाएगा और ये आपकी एक नोड है। अभी करेंगे वो भी। अब यहाँ पे अगर मैं r को इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बाय a0 इज इक्वल टू 0। और e रेज टू माइनस इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0। मतलब r की वैल्यू या तो इन्फिनिटी या फिर r की वैल्यू 2a0 में पुट करूँगी, ये दो वैल्यूज़ में पुट करूँगी तो मेरा रेडियल वेव फंक्शन हो जाएगा 0। पर दिस इज़ अ बाउंड्री कंडीशन, दिस इज़ अ बाउंड्री कंडीशन, तो दिस कांट बी अ नोड, ये तो हमारी नोड नहीं हो सकती। अब लेते हैं इस पार्ट को। अब क्या करेंगे, इस r की वैल्यू अब हम इन फंक्शन में पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या मेरा रेडियल वेव फंक्शन 0 आ रहा है। अगर फंक्शन 0 आया तो मतलब ये मेरी एक रेडियल नोड है। ऐसे आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ पे r की वैल्यू 0 इन्फिनिटी के अलावा जो आ गई वो हमारी रेडियल नोड्स हो जाएंगी। यहाँ पे एक वैल्यू मिली तो एक नोड, 2 वैल्यू मिली तो 2 नोड्स, 3 वैल्यू मिल गई तो 3 नोड्स। अब क्वेश्चन आएगा ना तो मैं वहाँ पे आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब इसको एक बार मैं पुट करके देखती हूँ। देखो ये तो कांस्टेंट ही पार्ट है। ठीक है, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। 2
माइनस आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2a0 बाय a0 ई रेज टू पावर माइनस 2a0 अपॉन a0। a0 से a0 कट गया, यहाँ a0 से a0 कट गया, 2 में से 2 गए 0, ये पूरा पार्ट 0 से मल्टीप्लाई होगा, चाहे कुछ भी आए 0 ही आना है। मतलब दिस इज़ आवर नोड। मतलब इस वेव फंक्शन के हमारी एक नोड है, एक रेडियल नोड है, और उस रेडियल नोड हमें कौन सी पोजीशन पे मिल रही है, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस पोजीशन पे मिल रही है, वो है हमारी 2a0 पे हमको एक रेडियल नोड मिल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियल नोड का पार्ट। अब हम लोग करते हैं एंगुलर पार्ट। ठीक है, इसके बाद इन सबको कंबाइन करके प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, अब करेंगे हम अपना एंगुलर पार्ट। बड़े आराम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा, हमेशा समझ में आएगा। ठीक है, देखो एंगुलर जो पार्ट होता है, जैसे रेडियल पार्ट था, इसी तरह एंगुलर पार्ट भी है। ठीक है, इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। मतलब m और l की वैल्यू, सबसे पहले लिखो एंगुलर पार्ट। ठीक है, एंगुलर पार्ट हमारा कौन सा था, एंगुलर पार्ट हमारा था थीटा। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एंड फाई, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये थीटा हमें किस किस की वैल्यू देता है, m कोमा l की, और ये हमें देता है m की वैल्यू। ठीक है, अब इनको निकालने के 2 मेन मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब पहला मेथड करते हैं कि कौन सा मेथड है। देखो 2 बातें, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था कि L की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ R होगी, है ना। जो आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो देखेंगे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। इसी तरह ये क्या कहता है, M की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ फाई। मतलब जो भी फाई का कोफिशिएंट होगा, फाई वाले पार्ट के आगे 2, 3, 4, 5, 6 जो लिखा होगा वो वैल्यू होगी मेरी M की। सेकेंड L क्या होता है, L इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अभी मैं सब करवाऊंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगी, उनकी जो पावर होगी, उनको ऐड करके जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मेरी होगी L की वैल्यू। ठीक है, अब ये बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फाई। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई फाई की वैल्यू दे रखी है √2/π e रेज टू पावर -2 फाई आयोटा, ये मेरे को दे रखा है। ठीक है, ये मेरा फाई वाला फंक्शन है, जैसे रेडियल का फंक्शन होता है ये, इसी तरीके से उसी में ऐड करके, क्योंकि तीनों पार्ट जब ऐड होंगे तभी तो हाइड्रोजन का वेव फंक्शन मिलेगा। पूरा एक वेव फंक्शन है, एक रेडियल पार्ट है, थीटा पार्ट है, और उसमें फाई वाला पार्ट है। फाई वाला पार्ट फॉर एग्जांपल इस तरीके से दे रखा है। तो क्या मैंने बोला, कोफिशिएंट ऑफ फाई, मतलब ये जो फाई है इसका जो कोफिशिएंट है वो मुझे क्या दे देगा, m की वैल्यू। मतलब यहाँ पे मेरी m की वैल्यू हो जाएगी -2। ये तो बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ भी नहीं दिमाग लगाना होता। जो भी एक्सपोनेंशियल है उसमें जो फाई की टर्म है, जैसे कि n के लिए हमने क्या कहा था, a0 कहा था कि a0 का जो कोफिशिएंट होता है वो मैंने n की वैल्यू देता है। इसी तरीके से अगर फाई का कोई कोफिशिएंट है वो मुझे क्या देगा, m की वैल्यू मिल गई। अब इसमें ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू सम ऑफ, ये कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमको दे रखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। फॉर एग्जांपल इस तरह की कि थीटा की कोई टर्म दे रखी है वेव फंक्शन के अंदर। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब ये देखो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये मेरा एक अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन। यहाँ से मेरी वैल्यू आई 2, इनको ऐड कर दो, 2 + 2 दैट इज़ 4। यहाँ से क्या आई 1, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो गई 4। तो L की वैल्यू हो जाएगी 4, और L4 क्या होता है, SPDF, मतलब ऑर्बिटल मेरी है F। ठीक है, जैसे एक और कोई क्वेश्चन कर लो, जैसे यहाँ पे जैसे 4 cos स्क्वायर थीटा साइन
साइन 3 थीटा दे रखा है, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ऐसा कुछ कोई हमको थीटा की वैल्यू दे रखी है। आप क्या करोगे, कोफिशिएंट्स को ऐड करोगे, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, प्लस के एक साथ वाला, बस इनको ऐड कर दोगे। 3 और 2 5, ये 2, ये 2 और 1 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये, तो ये हमारा हो जाएगा एल की वैल्यू। एक तो ये वाला पार्ट होता है, और एक होता है दूसरा पार्ट जो कि मैक्सिमम हम यूज़ करेंगे। इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर मान लो कभी कभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर हमको ये दोनों चीज़ें दे रखी होती हैं तो हम इजीली निकाल लेंगे। बट कई बार कॉम्प्लिकेटेड सा वेव फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें पहले रेडियल नोड्स निकालनी पड़ेंगी, फिर वहाँ से मुझे m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, l की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू, तो वहाँ पे ये वाला पार्ट यूज़ होगा जो मैं अब सेकंड मेथड बता रही हूँ। तो आने दोनों, और क्या करना क्या है, छोटी सी चीज़ याद करनी है, कोई इतनी बड़ी बातें हैं, ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट कि सेकेंड मैथड से एंगुलर वेव फंक्शन कैसे निकाल सकते हो आप। अब इसी का हम सेकेंड मैथड करने जा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं है, एक इक्वेशन है छोटी सी, दिस इज वो है मेरा यहाँ पे थीटा एंड फाई, ये दोनों साथ में दे रखे हैं फॉर एग्जाम्पल आपको, ठीक है। ये होता है साइन m थीटा कॉस l माइनस मोड ऑफ m थीटा ई, और ये है हमारा e रेज़ टू पावर i m फाई, ठीक। अब ये हमको दे रखा होगा, ठीक है, इस तरह का कोई वेव फंक्शन। अब यहाँ से हमें निकाला है m एंड l की वैल्यू, ठीक है। m तो हमें पता है कि फाई का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ -2 होगा, -3 -1, वो हमारा m की वैल्यू दे देगा, वो तो सेम है वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ फाई, ठीक है। मेन है l की वैल्यू, l की वैल्यू हम निकालेंगे इस वाले पार्ट से। जो भी हमारा वेव फंक्शन दे रखा होगा उसको हम इसके साथ मॉड्यूल, इसके साथ हम उसको इक्वेट कर देंगे। जो भी कोस थीटा मान लो यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी होगी या कुछ भी दे रखी होगी, उसको हम इससे इक्वेट करेंगे, ये तो सेम है। तो l माइनस m इज इक्वल टू 2। आपको मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि टर्म को हम पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। फिर l हमारे को m तो यहाँ से मिल ही जाएगा, ये वहाँ जाएगा 2 + m, तो l हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। और ये मोस्ट पॉपुलर है, इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो गाइस आप लोगों ने समझा, ठीक है। एक था हमारा रेडियल पार्ट, एक था रेडियल नोड्स, और एक था एंगुलर पार्ट, ठीक है। रेडियल पार्ट से हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, n और l की वैल्यू। जो हमारा एंगुलर पार्ट था वहाँ से क्या फाइंड आउट किया, m और l की वैल्यू। उससे 2 तरीके के मेथड्स थे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फाई, वो तो दोनों में सेम है। l को निकालने का डिफरेंट मेथड था, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनको ऐड करोगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो, या फिर ये इक्वेशन, ये आपको याद करनी ही करनी है, मस्ट एंड मस्ट है, ये वाली इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। क्या करेंगे, जो कॉस थीटा का टर्म होगा उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, m की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी और l की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के सीधे क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है। मैं कुछ समझाऊंगी नहीं, वो तो क्वेश्चंस के अंदर जैसे समझते जाएंगे, बट मैं इतना ब्रीफ में नहीं समझाने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो क्लास बनाऊंगी वो उसमें इसके क्वेश्चंस ही होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।